students, welcome to the fifth chapter of political science. Challenges faced by Indian democracy. Okay, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. As we have said earlier, democracy is a continuous living process. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, continuous living process. Democracy is a continuous living process. Okay, mere adoption of democracy does not bring democracy into practice. Means सिर्फ डेमोक्रेसी को अपना लेना ही ये नहीं होता कि डेमोक्रेसी सही मायने में रियल सेंस में उसका प्रैक्टिस भी हो रहा है, उसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है. ओके, अगर कोई कंट्री ये क्लेम करती है, दावा करती है कि उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, तो सिर्फ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना ही नहीं, मतलब कि हाँ डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया और उसको सही मायने में जो है उसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ठीक है, प्रैक्टिस में भी उसको ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि उसके लिए अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, यानी डेमोक्रेसी का के जो रूल्स और रेगुलेशन उसका पालन करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट, अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, इसका पालन करना है, तो कौन सा एफर्ट जरूरी होता है? अलर्ट मीन्स सावधान रहना. ओके, एंड कॉन्शियस मीन्स अवेयर रहना. तो ये दो चीज बहुत जरूरी है. अगर हमें डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है तो अलर्ट और कॉन्शियस एफर्ट्स रिक्वायर्ड होता है. ओके, नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी इन टाइम एंड डील विद देम इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में, जैसे हमारे कंट्री ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है. ठीक है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है. ठीक है, तो उसके लिए मीन्स हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को कब कैसे थ्रेट पहुंचने वाला है, तो वो नेसेसरी है. मीन्स उसको समझना कि हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को किस चीज़ से, किन लोगों से जो है नुकसान पहुंचने वाला है, वो टाइम से पता होना चाहिए. और क्या बोला है कि उसको मीन्स उस प्रॉब्लम को, उस थ्रेट्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. ओके, नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल प्राइमरीली फोकस ऑन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. But before that, let us have a look at challenges before democracy at the global level. तो इस चैप्टर में जो है प्राइमरीली जो है किस पे फोकस करेंगे? चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. ओके, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन से चैलेंजेस है जो इंडियन डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं. लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. ओके, कि ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी के सामने कौन से चैलेंजेस है. ठीक है, नेक्स्ट, टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक. आज जो है हर एक नेशन क्या दावा कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है. ओके, बट इन रियलिटी वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी that protects the rights and freedom of people and gives priority to the welfare of people. लेकिन रियलिटी में मीन्स भले ही सारे नेशन जो है ये दावा कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सही मायने में रियलिटी में कुछ ही नेशंस ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है. ठीक है, और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके वो पीपल के फ्रीडम को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और किसको प्रायोरिटी देते हैं? वेलफेयर ऑफ पीपल. ओके, पीपल के वेलफेयर को, यानी उनके हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर. और बहुत सारे डेमोक्रेसीज जो है किसका चैलेंज फेस कर रहे हैं? कौन सा चैलेंज? चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर, यानी मिलिट्री पावर का चैलेंज. बहुत सारे डेमोक्रेसीज यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, नेशन है, वो कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं? मिलिट्री टेक ओवर, यानी मिलिट्री माइट या फिर मिलिट्री पावर भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज
at the global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at global level. ये फर्स्ट चैलेंज है ग्लोबल लेवल पे, ये फर्स्ट चैलेंज है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्प्रेड करना एट द ग्लोबल लेवल. ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसको ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड करना और सही मायने में मीन्स रियल सेंस में जो है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना. ये दो चीज जो है सारे नेशंस के सामने एक चैलेंज है. ओके, एक मेजर चैलेंज है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा चैलेंज एट ग्लोबल लेवल. डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर फाउंड टू बी वेरी वीक इवन इन दोज नेशंस वेयर डेमोक्रेसी अपीयर्स टू बी डीप रूटेड. सी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होंगे? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं. तो इवन ये उस नेशन में, यानी जहाँ पे जिस नेशन में हमें ऐसा दिखाई देगा कि उस नेशन में डेमोक्रेसी एकदम डीपली जो है गहराई तक है, ठीक है, डीप रूटेड है. मीन्स जैसे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी कैसा दिखाई देता है कि एकदम डीपली गहराई तक डेमोक्रेसी है. ठीक है, लेकिन उस नेशन में भी मीन्स हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ही कमज़ोर पाए जाते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी डीप रूटेड होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है यानी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वैल्यूज जो है कमज़ोर पाए जाते हैं. ओके, इन नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, इलेक्शंस, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी एट्सेट्रा. सी, हमारे कंट्री में मीन्स क्या बोला है? इन नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग. हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी किस रूप में दिखाई देता है? वोटिंग, इलेक्शंस, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी एट्सेट्रा. ओके, हाउएवर दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ये जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी किस रूप में दिखाई देता है? वोटिंग के, इलेक्शंस के, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और जुडिशरी. लेकिन ये सब क्या है? पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, लेकिन क्या बोला है? हाउएवर दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ये सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रैक्टिस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. अगर क्या बोला है? टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को वे ऑफ लाइफ अगर बनाना है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए? मस्ट बी प्रैक्टिस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. ओके, एस्पेक्ट मतलब प्रॉब्लम्स हुए, इश्यूज, मैटर्स, जो भी है सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, तो हर एक एस्पेक्ट्स में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के लिए डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जानी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सेवरल मेजर्स सच एज इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy. मीन्स अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को सही मायने में कल्टीवेट करना है, जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे नेशंस में डेमोक्रेसी दिखाई देता है कि वो डीप रूटेड है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कमी है. उस नेशन में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कमज़ोर है. ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी को रियल में कल्टीवेट करना है, डीप रूटेड करना है, तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स यानी उपाय जो है इंक्लूड किए गए हैं. जैसे कि ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस. ऑटोनॉमी का मतलब उनको और भी ज़्यादा फ्रीडम देना, पावर देना जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है. नेक्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स के हाथ में पावर होना. और सही मायने में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पावर ऑफ द पीपल. ठीक है, पीपल के हाथ में पावर होना, उसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, यानी ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखना. ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है. अगर डेमोक्रेसी को रियल में सही मायने में अगर कल्टीवेट करना है किसी भी नेशन में, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट, कैन यू टेल इन डेमोक्रेसी
टू गेट पावर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। ओके, डेमोक्रेसी में पावर पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। बट टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शंस, ये क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ करते हैं। इसका आंसर क्या है? यस। पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे कंट्री में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंटरनल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड होल्ड इलेक्शंस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके, ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आर सच इलेक्शंस हेल्ड, क्या हमारे कंट्री में ऐसे इलेक्शंस रखे जाते हैं? तो उसका भी आंसर क्या है? यस, हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चंस इन माय माइंड। चाइना adopted economic reforms and also became a member of the WTO, means World Trade Organization. But China continues to have a one-party system. Is China is a democratic nation? क्या क्वेश्चन है कि चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया और WTO का मेंबर भी बन गया, बट चाइना कंटिन्यूज टू हैव अ वन पार्टी सिस्टम। लेकिन चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम ही है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो क्या चाइना डेमोक्रेटिक नेशन है? ओके, तो आंसर क्या है कि जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1948 में, चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद चाइना क्या बन गया? रिपब्लिक। ओके, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बिकेम अ डोमिनेंट पार्टी। और जैसे ही रिपब्लिक फॉर्मेशन हुआ, ओके, रिपब्लिक जब चाइना जो है एक रिपब्लिक कंट्री बना, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्या बन गई? डोमिनेंट पार्टी। ओके, सिंगल पार्टी, जो एक ही पार्टी जो है पूरे कंट्री पे राज करे, रूल करे, उसको डोमिनेंट पार्टी कहा जाता है। ओके, एंड ऑल द ऑफिसेस इन द पार्टी आर इलेक्टेड थ्रू इंटरनल इलेक्शंस। और जितने भी मतलब पार्टी के अंदर जो ऑफिसेस है उनको इलेक्ट किया जाने लगा इंटरनल इलेक्शंस के थ्रू। ओके, एंड इन प्रैक्टिस देयर इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब डेमोक्रेसी कैसे हम बोल सकते हैं? डिक्टेटरशिप आ गया, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। ओके, उसमें कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? पावर ऑफ द पीपल। ओके, पीपल का पावर, पीपल के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में पावर होना। लेकिन हम चाइना का क्या देख रहे हैं कि वन पार्टी सिस्टम है। ओके, चाइना में क्या है? वन पार्टी सिस्टम, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है डोमिनेंट पार्टी है चाइना में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस में लाया क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप। सिर्फ उसी के हाथ में पावर होना, तो वो पावर का तो मिसयूज भी कर सकता है, तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इज फॉर नेम शेक इन चाइना। चाइना में डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम के लिए है, वहां पे क्या है? डिक्टेटरशिप। ओके, इन सच अ सिचुएशन द पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम एज इन ट्रू डेमोक्रेसी। और जहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप है तो क्या पीपल अपना फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे ऐसी जगह? नहीं। ठीक है, हाउएवर चाइना एक्सेप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बिकेम पार्ट ऑफ WTO। ओके, लेकिन चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, और किसका हिस्सा बन गया? किसका पार्ट बन गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो चाइना में जो है डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए है, वहाँ पे क्या है? डिक्टेटरशिप, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, नेक्स्ट, अनदर चैलेंज बिफोर डेमोक्रेटिक नेशंस इज टू एंश्योर दैट डेमोक्रेसी बिकम्स डीप रूटेड। ओके, अनदर चैलेंज क्या है ग्लोबल लेवल पे हर एक डेमोक्रेटिक नेशंस के सामने? ये एंश्योर करना कि डेमोक्रेसी उस नेशन में डीप रूटेड है। ओके, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, peace, development and humanitarianism are the values that should be practiced at all levels of the society. ये values है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जैसे मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल सिर्फ बताया, फ्रीडम, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ही होता है। ठीक है,
लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं, फ्रीडम है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ओके, मीन्स इंसानियत, ये सब वैल्यूज है जो सोसाइटी के ऑल लेवल्स पे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। ओके, द मास सपोर्ट, मास का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, mass support for this purpose can be gathered only through democratic means। और इस वैल्यूज को या फिर इस पर्पस के लिए मास सपोर्ट जो है किसके थ्रू हो सकता है, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। अब तक तो हमने पढ़ा चैलेंजेस बिफोर वर्ल्ड, ओके, एट अ ग्लोबल लेवल, चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट अ ग्लोबल लेवल। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, challenges before Indian democracy। Okay, to make democracy more meaningful, the government of India decentralized power and adopted the policy of reservation for women and weaker sections of the society। See, हमारे कंट्री में मीन्स गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी पावर को डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेसन में कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है कि जो पावर है सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर नहीं है, वो पावर बट गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास। क्योंकि अगर एक हाथ में पावर रहा, एक ही पर्सन के हाथ में पावर रहा, तो वो पावर का मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने चाइना का देखा, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी। ठीक है, तो पूरा पावर यानी वो कंट्री जो है किसके रूल के अंडर है, कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, तो हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए पावर डिसेंट्रलाइज कर दिया। ओके, और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मीन सोसाइटी में जो पुअर लोग रहते हैं, वीकर सेक्शन में और कौन आएंगे, पुअर, ओके, एसटी, एनटी, ओबीसी, ये सब वीकर सेक्शन होते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप। तो उनके लिए जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर जॉब सेक्टर में रिजर्वेशन करना, ठीक है, सीट्स रिजर्व करके रखना, ये पॉलिसी अडॉप्ट की। बट वी शुड थिंक वेदर सच मेजर्स रियली गेव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स। लेकिन ये जो मेजर्स यानी ये जो उपाय हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस और वुमेन के लिए सीट रिजर्व किए जाने लगे। पर हम क्या मतलब ऐसे जो उपाय है, सच मेजर्स रियली गेव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स, कि ये उपाय से इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये मेजर्स सोचा, तो क्या सच सही मायने में सिटीजन्स के हाथ में पावर आया? ओके, हमें ये सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टेंट terrorism is one of the major challenges before Indian democracy। सी, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। अब उनमें से एक चैलेंज कौन सा दिया गया है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, यानी अपने अपने धर्म को लेके आगे बढ़ना, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, अपने धर्म को सुपीरियर बताना, दूसरे के धर्म को इंफीरियर बताना, तो इसको क्या कहा जाएगा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। और उसके वजह से क्या मतलब इमर्ज हो रहा है, टेररिज्म। जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें से क्या इमर्ज हो रहा है, टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। तो ये जो है एक मेजर चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। ओके, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उसमें से क्या इमर्ज होगा, टेररिज्म, और ये इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक मेजर चैलेंज है। ठीक है, social stability gets hampered due to increasing religious hostility। hostility का मतलब क्या होगा, शत्रुता। अगर अपने धर्म को हम सुपीरियर मानेंगे, दूसरे के धर्म को इंफीरियर मानेंगे, तो एक दूसरे के दुश्मन ही बनेंगे। हर एक धर्म के लोग जो है दूसरे के धर्म को अपना दुश्मन ही समझेंगे। ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन समझेंगे, और जितना ज़्यादा रिलीजियस हॉस्टिलिटी इंक्रीज होता जाएगा
सोशल स्टेबिलिटी में रुकावट आएगी। ओके, हैम्पर्ड का मतलब क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन, बाधा, रुकावट। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिलीजियस हॉस्टिलिटी इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा सोशल स्टेबिलिटी में रुकावट आएगी। ठीक है, बाधाएं आएगी। ओके, नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन in democratic process reduces to a great extent due to terrorism। मीन्स टेररिज्म के वजह से जो पीपल पार्टिसिपेट भी करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वैसे सब नहीं करते पर जिनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, जिनको इंटरेस्ट है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसके वजह से? ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म की वजह से, क्योंकि टेररिज्म के वजह से जो है पीपल के मन में डर रहेगा, फियर रहेगा। ठीक है, वो डरेंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नेक्सलिज्म। ओके, आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में ये नेक्सलिज्म पढ़ा था, नेक्सलाइट मूवमेंट। ओके, होप सो आपको याद होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या? नेक्सलिज्म, उसको लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। ये अनदर चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। नेक्सलिज्म ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, अनदर चैलेंज। ओके, सो नेक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया में जो है नेक्सलिज्म एक मेजर प्रॉब्लम है। पहले ये जो नेक्सलिज्म यानी नेक्सलाइट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, तो वो वर्कर्स, फार्मर्स के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जैसे जमींदार्स होते थे तो फार्मर्स की ज़मीन, या फिर जो लेबरर्स होते थे उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे या फिर अपने पास गिरवी रख लेते थे। फार्मर्स को जो है मजबूरी में, मीन्स टैक्स पे करने के लिए या कुछ भी उनका प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए अपनी ज़मीन जो है वो ज़मींदार्स के पास यानी लैंडलॉर्ड के पास जो है गिरवी रखना पड़ता था। ठीक है, और अगर वो कर्जा नहीं चुका पाते थे फार्मर्स, तो ज़मींदार जो है लैंड जो है फार्मर्स का लैंड हमेशा के लिए अपने पास रख लेते थे। तो इन्हीं के प्रॉब्लम को, ये फार्मर्स के इश्यूज को, वर्कर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये मूवमेंट जो है, कुछ पीपल ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कौन सा? नेक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये नेक्सलाइट मूवमेंट ने एक अलग ही रूप ले लिया। कौन सा रूप लिया? कि ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ जाने लगे, इनको और ऑटोनॉमी चाहिए थी। मीन्स इन्होंने डिमांड किया, इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड किया, और इंडियन गवर्नमेंट के स्कीम्स के खिलाफ, पॉलिसीज के खिलाफ ये जाने लगे, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगे, उनसे न्यू डिमांड करने लगे। ठीक है, वायलेंट फॉर्म इन्होंने रख लिया। ठीक है, वायलेंट रूप इनका हो गया नेक्सलाइट मूवमेंट का जो है। इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? वायलेंस का। ठीक है, so Naxalism began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmers and tribal people। See, जो Naxalism है ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था? जो एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर्स और ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, उनके साथ जो है इनजस्टिस यानी अन्याय होता था, तो उसी को रिमूव करने के लिए, इनजस्टिस को रिमूव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। बट टुडे नेक्सलिज्म हैज बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल। लेकिन आज जो है नेक्सलिज्म ने कौन सा रास्ता अपनाया? वायलेंस का। ओके, वायलेंस स्ट्रगल कर रहा है वो। एंड इन द नेक्सलाइट मूवमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल हैज रिड्यूस्ड। पहले नेक्सलाइट मूवमेंट किसको इंपॉर्टेंस देता था? फार्मर्स और ट्राइबल पीपल की प्रॉब्लम्स को, उस ज़्यादा फोकस उस पर ही होता था। लेकिन अब ये महत्व नेक्सलाइट के लिए, नेक्सलाइट मूवमेंट के लिए इनका महत्व अब कम हो गया है। वो ज़्यादा जो है फार्मर्स और ट्राइबल पीपल पे इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, इंस्टेड वायलेंट मेजर्स टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अटैकिंग द पुलिस फोर्सेस एंड सच अदर टैक्टिक्स आर यूज्ड बाय द नेक्सलाइट ग्रुप्स। सी, उसके बदले, इंस्टेड मतलब उसके बदले, जो कि पहले नेक्सलाइट मूवमेंट जो है सिर्फ किस पे फोकस करता था? फार्मर्स और ट्राइबल पीपल के प्रॉब्लम्स पे, लेकिन वो अब उसका इंपॉर्टेंस अब रिड्यूस हो चुका है। उसके बदले ये जो वायलेंट मेजर्स है, जो नेक्सलाइट मूवमेंट ने वायलेंट मेजर्स को अडॉप्ट किया है, तो वो किसके खिलाफ अडॉप्ट किया है? अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ यूज करते हैं। अटैकिंग द पुलिस फोर्सेस पे अटैक करना, एंड सच अदर टैक्टिक्स मतलब प्लान्स,
टैक्टिक्स मतलब प्लान्स यूज किया जाता है नक्सलाइट ग्रुप्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर। इंडिया में करप्शन जो है सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में है? पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं है। भ्रष्टाचार किस में है? गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। ओके, गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। गवर्नमेंट का जो काम करने की जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है काम करने की, वो रिड्यूस हो रही है। किसके वजह से? करप्शन के वजह से। करप्शन कहाँ पे हो रहा है? एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे। ओके, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे करप्शन होने की वजह से गवर्नमेंट का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या होते जा रही है? रिड्यूस्ड होते जा रही है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक में अगर हम जाएंगे, वो गवर्नमेंट का बैंक है, तो वो इतना स्लो काम करेंगे, 4 घंटा उसमें लाइन लगाए रहो, कभी कभी तो सुबह से शाम भी हो जाएगी और अपना काम नहीं होता है, हम घर वापस चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो उनका वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होते जाता है, क्योंकि उनको वो पता रहता है कि हमें ये पोस्ट से तो कोई निकाल नहीं सकता। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया तो हमें कौन उस पोस्ट से निकालेगा? हमारा सैलरी तो बनी रहे, भले ही हम काम करें या ना करें। ठीक है, हमें बोलने वाला कोई नहीं है। ओके, तो इस तरह से, और साथ में वो अगर कोई किसी ने मतलब घूस दे दिया तो उसका काम जो है फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी वो क्यों रिड्यूस हो रही है? ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। ओके, पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट and dissatisfaction about the entire governmental system due to delay in governmental work, poor public services and facilities and different financial blunders। blunders का मतलब क्या होगा? मिस्टेक, एरर। ठीक है, घपला, झोल जिसको कहा जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पीपल का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, पीपल को ट्रस्ट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म कौन करता है? पीपल। और वो इसी एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताती है कि ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हमारे जो डिमांड्स है उसको पूरा करेंगे, हम जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, और पीपल का जो ट्रस्ट है धीरे धीरे जो है वो किस में बदल जाता है, किस में डेवलप होता है? गवर्नमेंट के ऊपर डिसट्रस्ट में। ओके, वो ट्रस्ट धीरे धीरे टूट जाता है और डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम। ओके, और एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम से उनको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। पीपल जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू डिले इन गवर्नमेंटल वर्क। डिले मीन्स लेट करना, जो गवर्नमेंट का जो काम है वो लेट से करते हैं। पुअर पब्लिक सर्विसेज, पीपल को जो सर्विसेज सेवाएं चाहिए वो पुअर होती है। जैसे रोड अगर कहीं पे टूट फूट गया है तो उसको बनाने के लिए वो डिले करते हैं। ठीक है, वैसे ही काम चलाते रहते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज में और क्या आएगा? जैसे रेलवेज पे कहीं पे भी मीन्स वॉशरूम ये सब बनाना, या फिर वाटर फैसिलिटीज, ये सब पब्लिक सर्विसेज में आएंगी। तो इस चीज़ की कमी होती है। पुअर मतलब होता ही नहीं है, कहीं कहीं पे तो होता भी नहीं है फैसिलिटीज। ओके, एंड फैसिलिटीज एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर्स, बहुत ही घपला होता है, झोल करते हैं। फाइनेंशियल ब्लंडर्स, ब्लंडर्स मतलब क्या? एरर, घपला, झोल, जो भी बोले। ठीक है, नेक्स्ट करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब करप्शन जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में भी होता है। कैसे गवर्नमेंट करती है? सी, बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग यानी जो है कार्ड जो है किसी और का रहेगा और कोई और पर्सन आके जो है वोट दे के चला जाएगा, इसको बोगस वोटिंग कहा जाता है, नकली वोट। ठीक है, नेक्स्ट ब्राइबिंग द वोटर्स, वोटर्स को घूस देना। ब्राइबिंग का मतलब क्या होता है? घूस देना। ठीक है, ये भी एक करप्शन ही हुआ। अबडक्टिंग द वोटर्स, अबडक्टिंग का मतलब किडनैप कर लेना, ये भी क्या है? करप्शन ही है। मीन्स जीतने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वोटर्स का किडनैप भी कर लेती है, उनको ब्लैकमेल करती है। ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर्स में से एक का किसी का किडनैप कर लिया और उसके बाद में फिर उनको मीन्स फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पैसा दो या सॉरी वोट हमें ही दो, नहीं तो फिर मर्डर कर देंगे या जो भी है। ठीक है, तो ये सारे करप्शन होते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में। क्या? बोगस वोटिंग यानी नकली वोट, ड्राइविंग द वोटर्स यानी वोटर्स को घूस देना,
abducting the voters का kidnap कर लेना, and such other things reduces people's confidence in the democratic process। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पीपल्स अपना कॉन्फिडेंस क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, किसमें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ओके, गवर्नमेंटल वर्क में। धीरे धीरे गवर्नमेंट के कामों पे या फिर गवर्नमेंट पे जो है उनका डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, वो एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम से डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ओके, किसके वजह से, करप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया। अनदर प्रॉब्लम क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। जैसे कांग्रेस ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फैमिली मोनोपोली यानी उनके ही फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई जो है पॉलिटिक्स में आ रहा है, ठीक है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब एक ही फैमिली के हैं, सोनिया गांधी, इसको क्या कहा जाएगा, फैमिली मोनोपोली। इससे क्या होता है कि कॉमन पीपल जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, ठीक है। क्या है, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर पॉलिटिक्स में फैमिली मोनोपोली है तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के सामने ये भी एक मेजर चैलेंज है। मोनोपोली ऑफ जस्ट वन फैमिली इन पॉलिटिक्स रिड्यूसेस डेमोक्रेटिक स्पेस। अगर सिर्फ एक ही फैमिली पॉलिटिक्स में आ रही है बार बार तो उससे डेमोक्रेटिक स्पेस क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ओके। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, पीपल का पावर, ठीक है, पीपल के हाथ में पावर होना। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम क्या है, फैमिली मोनोपोली पॉलिटिक्स में, ओके। नेक्स्ट, कॉमन पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ये फैमिली मोनोपोली की वजह से पब्लिक सेक्टर में कॉमन पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। Increased participation of criminals in political process is another serious problem for democratic systems। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है तो कभी कभी उन कैंडिडेचर को भी टिकट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता गया तो ये अनदर सीरियस प्रॉब्लम है किसके लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए। Sometimes political parties give candidature to people having a criminal background, facing criminal allegations। Allegations का मतलब क्या, आरोप, blame। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं वो कैंडिडेचर मीन्स ऐसा कैंडिडेचर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल होता है या फिर वो कोई क्रिमिनल एलिगेशन को फेस कर रहे होते हैं, मीन्स क्रिमिनल उनके ऊपर आरोप लगा हुआ रहता है, ब्लेम लगा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एलिगेशंस ऑफ करप्शन, या फिर उन पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ रहता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि मनी का रोल, मीन्स बोलते हैं ना पैसा है तो सब कुछ है, और ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ये किसके वजह से, मनी का कमाल है, ठीक है, मनी का रोल है। और मसल पावर इन पॉलिटिक्स, ओके, मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास पैसा है, पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो ये क्रिमिनलाइजेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, पैसे की वजह से और मसल पावर की वजह से, ओके। दिस में ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। और ये हो सकता है कि इसके वजह से जो है इलेक्शंस के टाइम पे वायलेंस हो जाए, ओके। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये अनदर सीरियस प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए, ओके, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन्ड अबव, जो भी हमने अभी चैलेंजेस देखे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके, बहुत सारे चैलेंजेस जो अभी देखे हमने, करप्शन, नेक्सलिज्म, ये सब जो है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक चैलेंजेस है। तो उसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चैलेंजेस, मीन्स जितने भी हमने अभी चैलेंजेस देखे उसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी जो है अदर सोशल चैलेंजेस भी फेस करता है, ठीक है। द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी अगर कंट्री में रिसोर्सेस है तो वो रिसोर्सेस का बराबर का हक है, इक्वल राइट है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, लेकिन रिच को जो है ज़्यादा ही मिल रहा है और पुअर को मिल ही नहीं रहा है। तो इससे क्या है, इम्बैलेंस या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हम बोल सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बीच में तो गैप हमेशा से ही रहता है, लेकिन वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कास्ट बेस्ड इश्यू मीन जातिवाद को लेके नीड टू बी रिसॉल्व। ये जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इश्यूज नीड टू बी रिसॉल्व। ये जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको क्या जरूरत है, रिसॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अब ये दिया है कि कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बने। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ओपिनियन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ओके, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कम्स टू पावर। डेमोक्रेसी में ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, और जब मेजॉरिटी मिलती है मीन्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है तब वो पावर में आते हैं। ठीक है, अगर बहुमत से जीतते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर मेजॉरिटी मिलती है तभी वो पावर में आती है। ठीक है, पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजंस बाय मेजॉरिटी। पार्लियामेंट कोई भी अगर डिसीजन लेता है किसी भी रिलेटेड इश्यू से तो वो किस बेसिस पे, मेजॉरिटी के बेसिस पे। ठीक है, डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मेन एम क्या है, वेलफेयर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मीन्स पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचना। ओके, व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मेजॉरिटी it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority. See, when the importance, लेकिन अगर सिर्फ मेजॉरिटी को ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि जो मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी में या फिर जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है इनजस्टिस हो जाएगा, उनके साथ इनजस्टिस होगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है मेजॉरिटी ओपिनियन को, पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जब मेजॉरिटी से वो जीतते हैं तब वो पावर में आते हैं। पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है वो भी मेजॉरिटी के बेसिस पे। डेमोक्रेसी का मेन एम है वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सिर्फ हम क्या देखते जा रहे हैं, मेजॉरिटी मेजॉरिटी मेजॉरिटी, तो माइनॉरिटी और अदर वीकर सेक्शन कहाँ गए। ठीक है, तो अगर सिर्फ जो है मेजॉरिटी को ही इम्पोर्टेंस मिलता जाएगा, उनको ही महत्व दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो मार्जिनल सेक्शन यानी जो वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं सोसाइटी में, जो माइनॉरिटी है उनके साथ जो है इनजस्टिस हो सकता है। ठीक है, दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, minorities should also be included in the process of decision making। मीन्स भले ही डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी जो है मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या, पीपल्स पावर। ठीक है, पीपल के हाथ में पावर है, वो वोट के थ्रू जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जिताती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसलिए कहा गया है दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, मीन्स गवर्नमेंट फॉर्म होता है मेजॉरिटी के वजह से। भले ही गवर्नमेंट फॉर्म होता है मेजॉरिटी के वजह से, लेकिन माइनॉरिटीज को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कर्तव्य है, किसका ड्यूटी है, गवर्नमेंट का, कि वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के बारे में यानी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के बारे में भी सोचे। टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब क्या, सोचना, सिर्फ मेजॉरिटी मेजॉरिटी ही नहीं। ओके, इन शॉर्ट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट में अगर बोला जाए
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सबका ओपिनियन, जितने भी सिटीजन है, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो मार्जिनल सेक्शन से बिलोंग करते हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, सबका ओपिनियन जो है कंसीडर करने की जरूरत है। ओके, सबका ओपिनियन, एवरी वंस ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, सबका उतना ही महत्व होता है। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली मेजॉरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो उसी तरह से जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसको सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है तो वो गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी के लिए ही काम करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप्स should get equal opportunity to participate in the decision making process। मीन चाहे वो बोला गया है ऑल रिलीजियस, कोई भी रिलीजन का हो, लिंग्विस्टिक यानी कोई भी लैंग्वेज, एथनिक उनका कल्चर कोई भी हो, ठीक है, संस्कृति ट्रेडिशन कुछ भी हो, कास्ट ग्रुप्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसमें, पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, डिसीजन जो है सिर्फ मेजॉरिटी बेसिस पे ही नहीं लिया जाना चाहिए, उसमें ऑल सेक्शन, सोसाइटी के ऑल सेक्शन के लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जुडिशरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। हमारे इंडिया की जुडिशरी यानी कोर्ट कैसे दिखाई दे रही है, मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। ओके, जुडिशरी, हमारे इंडियन जुडिशरी यानी कोर्ट, ये मेहनत कर रही है, एफर्ट कर रही है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना सके, ठीक है, टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जुडिशरी हैज अडॉप्टेड मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो क्या एफर्ट कर रही है, मीन्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जुडिशरी जो है मेजर्स यानी उपाय, जुडिशरी ने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को स्ट्रिक्टली पनिश करना, ठीक है, और क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना कर पाए तो उसको प्रोहिबिट करना यानी रोकना, ये एफर्ट्स जुडिशरी कर रही है। ओके, थर्ड, to make democracy successful in India, it is not just sufficient to make efforts at the level of government, administration and judiciary। See, इंडिया में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि एफर्ट जो है वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी पे ही किया जाए, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि इस लेवल पे अगर एफर्ट किया जा रहा है तो हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल बनेगा। ओके, एवरीवन एट सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टूवर्ड्स इट। ओके, सभी को, मीन्स अगर एफर्ट सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जुडिशरी लेवल पे ही सिर्फ एफर्ट किया जा रहा है तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी जो है, इंडियन डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल बनेगी। एफर्ट्स जो है ऑल लेवल पे किया जाना चाहिए। Everyone at social and individual level should make conscious efforts towards it। Okay, like सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट्स are undertaken at the level of government and administration। Okay, ये सब प्रोजेक्ट है जिसको किस लेवल पे लिया गया है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। कौन से प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन के लिए, स्वच्छ भारत अभियान क्लीनलीनेस के लिए, ओके, ग्राम समृद्धि योजना, समृद्धि मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट, ग्राम मीन्स गांव, ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके, खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी सबको जॉब मिलना चाहिए, ओके, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। तो ऐसे और भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो किस लेवल पे लिए गए हैं, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन,
50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। सी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेट लेवल पे या फिर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, लोकसभा में नहीं है, पूरे कंट्री के लिए सिर्फ 33% ही है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए कितना परसेंट सीट्स रिजर्व किया जाता है? 50%। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स। और अगर सही मायने में इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? पीपल का, ऑल लेवल पे पीपल का जो है पार्टिसिपेशन इंक्रीज कराना। ठीक है, अगर ट्रूली मीन्स सही मायने में इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि पीपल जो है एट ऑल लेवल्स पे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। नेक्स्ट, इफ सच पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस एस्पेशली एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट विल हेल्प इन चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज। और अगर ऐसे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने लगे, if such participation increases especially at the level of the government, और especially किस लेवल पे बोला गया है? लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से किस में हेल्प मिलेगी? चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज में। ओके, इट विल हेल्प इन चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज। नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसीज आर मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल। पब्लिक पॉलिसी जो है किससे बनाया जाएगा? पीपल से इंटरेक्ट होके, पीपल के साथ इंटरेक्शन करके। ओके, next, interaction with those who are not in power is also important for the success of democracy। ये जरूरी नहीं है कि पैसे का ही बोलबाला होना चाहिए, मनी का ही रोल होना चाहिए। क्या बोला है कि इंटरेक्शन उन पीपल से भी जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है तो उन पीपल से भी इंटरेक्शन जरूरी है जिनके पास पावर नहीं है। ओके, इंटरेक्शन विद दोज हु आर नॉट इन पावर, जो पावर में नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, उनके साथ भी इंटरेक्शन जरूरी है अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है। ओके, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो उतना ही इंपॉर्टेंट उनके साथ भी इंटरेक्शन करना जरूरी है जिनके पास पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म should be respected and implemented even in our personal life। सी, हमारे पर्सनल लाइफ में भी जो ये वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, सोशल जस्टिस, सबको जो है सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ओके, सेक्युलरिज्म मीन्स सारे धर्म जो है, सारे रिलीजन इक्वल है, उसको क्या कहा जाएगा? सेक्युलरिज्म। तो ये सब वैल्यूज का जो है हमारे पर्सनल लाइफ में भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको ये वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, for the success of democracy everyone should keep in mind that we are responsible citizens of the nation। अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है तो हर किसी को अपने दिमाग में, अपने माइंड में क्या रखने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, हमारे देश के, हमारे कंट्री के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, तब जाके सही मायने में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनेगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।